सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम दीपन है और मैं मध्य प्रदेश का रहने वाला हूँ। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ और इस समय मेरी उम्र 40 साल है। और इस बार मैं फिर से मध्य प्रदेश से वेस्ट बंगाल जाने वाला था। मुझे 700 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, क्योंकि एक परिवार यहाँ से शिफ्ट होकर वेस्ट बंगाल सेटल होना चाहता था और मुझे घर का सारा सामान यहाँ से वहाँ पर शिफ्ट करना था। पूरी बात हो चुकी थी और मैं पहले से ही प्रोफेशनल तरीके से काम किया करता था। ट्रक चलाते हुए मुझे 12 साल हो चुके थे और इसमें बड़ी और छोटी कई परेशानियों का पहले भी मैं सामना कर चुका था। यानी कि कभी कभी आप सामान ट्रक में लोड करते हैं और उसके बाद जब बारी अनलोड की आती है तो लोग कहने लगते हैं कि ये वाला सामान भी था, वो वाला सामान भी था। हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मेरी जिम्मेदारी है ट्रक को सही से चलाना, ताकि किसी भी तरह की किसी चीज को नुकसान ना पहुंचे। लेकिन ऐसा थोड़े हो सकता है कि रास्ते में मैं कोई सामान निकाल लेता हूं। मैं अपने काम को हमेशा से ईमानदारी से करता आ रहा हूं और आगे भी मरते दम तक इसे ईमानदारी से ही करूंगा। इसीलिए मैंने एक नया नियम बनाया था। मैं हमेशा एक नोटबुक लेकर जाया करता था और जब भी कोई सामान लोड हो रहा होता मैं उसे नोट करता रहता और उसके बाद जो मालिक होता नीचे उससे साइन करवाता और ये कहता, देख लीजिए यहाँ पर जो जो लिखा है अंदर वही रखा है और वही मैं डिलीवर करने वाला हूँ। इस बार भी उस घर का 2 घंटे में सारा सामान ट्रक के कंटेनर में लोड हो चुका था। फिर मैंने ट्रक चलाना शुरू कर दिया था। सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला था, लेकिन मुझे हाईवे से नीचे नहीं उतरना था। जब भी मैं सामान लेकर जाता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि हाईवे पर रहूं, चाहे सफर थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन सामान को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। लेकिन जब कंटेनर में सामान बिल्कुल नहीं होता, कई बार मैं हाईवे से नीचे उतरता हूं। अब टोल टैक्स बचाने के लिए छोटी मोटी कोशिश कभी कभी करनी ही पड़ती है और कई बार किसी जंगली रास्ते से भी गुजरना पड़ता है। मुझे कोई परेशानी नहीं होती, कुछ रुपए बच ही जाते हैं। 700 किलोमीटर का सफ़र मैं तय कर चुका था और जब बारी आई सामान अनलोड करने की तो सामने वाले वो जो लोग थे वो भी बड़े प्रोफेशनल थे। नोटबुक पर जो जो लिखा हुआ था उन्होंने फ़ोटो खींचकर पहले यहाँ भेज दी थी और एक एक करके सारा सामान बाहर निकाला जा रहा था। एक लकड़ी का बक्सा था। वो कहने लगे, ये हमारा सामान नहीं है। और मैंने कहा, कंटेनर में पहले कुछ नहीं था, ये आपका ही सामान होगा। जिंदगी में पहली बार ऐसा हुआ था कि सामान कम नहीं हुआ था, बढ़ गया था और वहां पर वो मानने को तैयार नहीं कि ये उनका सामान है। मैंने कहा, यह लकड़ी का पुराना बक्सा, मैं इसका क्या करूंगा? उन्होंने कहा, अब ये हमारा नहीं है, तुम इसे कहां से लेकर आए हो ये तुम्हें पता होगा, लेकिन अब इसे तुम ले जा सकते हो। फिर मैं क्या करता? मुझे लगा पता नहीं इतनी बड़ी गलती उनसे कैसे हो गई, किसी और का सामान मेरे इस ट्रक में लोड तो नहीं कर दिया। चलो कोई बात नहीं। पुराना लकड़ी का ये बक्सा था, टूटा फूटा सा लग रहा था और मुझे लगा शायद उन्हें ये पसंद नहीं होगा, इसीलिए वो इसे फेंकना चाहते होंगे और सोचा फेंकने से ज़्यादा अच्छा है उसे अपना मानने से इनकार कर देना। रात का वक्त था, 8 बजे। खाना खाकर मैं वहाँ से निकला था और अब ट्रक बिल्कुल खाली खाली और हल्का हल्का महसूस हो रहा था। इसी कारण मैं ट्रक को बड़ी आसानी से चला पा रहा। मुझे लगा जंगली रास्ते से गुजरना चाहिए, सफ़र थोड़ा आसान हो जाएगा, थोड़ा टोल टैक्स भी बच जाएगा, जिससे मेरी थोड़ी ठीक ठाक कमाई हो पाएगी। वरना ये टोल टैक्स बार बार कटवाते कटवाते अपनी बचत बहुत कम हो जाती है। मैं ट्रक को बड़े आराम से चला रहा था और आराम से कहने का मतलब है तेज चलाना। कोई खतरा ही नहीं है। पीछे लकड़ी का बक्सा है, थोड़ा हिला थोड़ा टूट भी गया तो कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वहां पर मैं बात कर चुका हूं। आप इसे नहीं लेना चाहते? उन्होंने ना कहा था। फिर मैंने कहा मैं इसे रास्ते में फेंक दूंगा। उन्होंने कहा था ठीक है। यानी कि अब उन्होंने कुछ कहा भी, ये बक्सा तो वापस होने वाला नहीं और मैं इसे फेंकने नहीं वाला।
ऐसा करता हूँ, वापिस अपने शहर जाता हूँ, किसी कबाड़ी से बात करूंगा, कोई 150 तो शायद मिल ही जाएंगे। लकड़ी पुरानी है, अजीब सी लग रही है, लेकिन कोशिश करने में कोई हर्ज थोड़ी ना है। उस रास्ते पर आराम से ट्रक चलाते चलाते मुझे सामने एक औरत नजर आई और उसने जैसे ही हॉर्न की आवाज सुनी अपना हाथ हिलाने लगी थी। हाथ में उसने लाठी पकड़ी हुई थी। देखने में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंधी औरत हो और लाठी पकड़कर जंगली रास्ते से गुजर रही हो। एक बार के लिए मेरे मन में दया आ गई, और वैसे भी अब मेरे पास कोई कीमती चीज नहीं थी, तो मैंने सोचा इस जगह किसी की मदद करने में कोई हर्ज नहीं है। तो मैंने उस ट्रक को वहां रोका और ट्रक के रुकने की आवाज सुनकर वो औरत ने पीछे पलट कर देखा था। काले रंग के चश्मे उसने लगाए हुए थे और मैं ट्रक से उतरूं इसीलिए उसने चश्मे नीचे की तरफ किए, आंखों की तरफ इशारा किया और ये दिखाया कि वो सच में अंधी है, उसे कुछ नजर नहीं आ रहा है, और इशारों इशारों में कह रही थी कि क्या आप मुझे आगे तक छोड़ सकते हैं। मैंने ट्रक से नीचे उतर कर कहा, जी आप जंगली रास्ते से क्यों गुजर रही हैं? आपको नहीं पता यहाँ कितना खतरा हो सकता है? आपको किसी ने यहाँ पर छोड़ दिया है? उस औरत ने कहा, नहीं, मैं हर साल मंदिर में माथा टेकने के लिए जाती हूँ और यहाँ पर एक बड़ा ही प्राचीन मंदिर है, उसे कहा जाता है काली घाट वीरान मंदिर। मैं हर साल चलकर उस मंदिर तक जाती हूँ, रास्ता मैं कभी नहीं भटकती। बाकी भगवान तो है ना हमारी रक्षा के लिए। मैं थोड़ा सा मुस्कुराया, फिर सोचने लगा, देखो लोगों की आस्था कैसी है। ये औरत को कुछ नजर नहीं आता, लेकिन हर साल ये मंदिर जरूर जाती है। आस्था तो इसकी पक्की है। अब मदद मांगी है तो भगवान के भक्त की मदद करना तो बनता ही है। मैंने उस औरत को ट्रक में बिठाया और फिर मैं ट्रक चलाने लगा। वैसे भी मुझे बात करना पसंद था, और अगर कोई ऐसे ट्रक में बैठा हो तो मैं बहुत ज्यादा बातें किया करता था। चलो कंपनी ही मिल गई। फिर मैं उस औरत के बारे में पूछने लगा, जी आप कहाँ पर रहती हैं? इतना लंबा सफर आप चलकर तय करती हैं? वैसे सफर है कितना, कितने किलोमीटर का है? उसने बताया कि ये सफर 15 किलोमीटर का है। वो पीछे वाले गांव में रहती है जो कि जंगल में बना हुआ है, और वो काली घाट वीरान मंदिर तक चलकर जाती है, और साल में एक बार वो ऐसा जरूर करती है। अब उसके परिवार में तो कोई मौजूद नहीं है, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, और ना ही कोई मदद करने वाला। उसकी बातें सुनकर मुझे उस पर बड़ी दया आ रही थी। बेचारी बुजुर्ग औरत थी, सफर अकेले करती है। चलो भगवान ऐसे लोगों की मदद तो जरूर करते हैं, कुछ उनसे छीन लेते हैं तो कुछ उन्हें दे भी देते हैं। उस औरत ने अपना नाम बताया था, उसका नाम तारा था। उसके बाद वो मेरे बारे में पूछने लगी, कहने लगी, तुम बताओ, तुम्हारा तो परिवार होगा, तुम ट्रक चलाते हो तो परिवार से मिलने की तलब लगी रहती होगी कि कब तुम घर जाओगे, अपनी बीवी से मिलोगे, अपने माँ बाप से मिलोगे, तो बताओ उनके बारे में। मैंने कहा, जी मेरे माँ बाप की मौत तो बहुत पहले हो चुकी है। फिर उस औरत ने कहा, अरे चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बीवी तो होगी ना। उसने मुझे मेरी बीवी याद दिला दी थी। 6 साल पहले मेरी बीवी की मौत हो चुकी है, और उस सदमे से मैं आज तक बाहर निकल नहीं पाया हूँ। घर में अकेला हूँ, इसीलिए मैं घर में नहीं रुकता, ज्यादातर ट्रक चलाता रहता हूँ। ऐसा लगता है सफर करते करते जिंदगी कट जाएगी, लेकिन जब घर में बैठा होता हूँ तब बीवी की बहुत ज्यादा याद आती है। ऐसा लगता है जैसे वो हादसा अभी हुआ है। उस औरत के सामने ये बातें करते करते बीच बीच में फूट फूट कर रोने लगा था। फिर मैं माफी मांगता, अरे माफ कीजिए, और वो औरत कहती, लगता है कोई अपना नहीं है तुम्हारा, इसीलिए वो दर्द अपने सीने में समाये बैठे हो, और आज मुझसे बातें करते करते वो दर्द छलक गया। कोई और बात करने वाला नहीं है ना? मैंने ना में सर हिलाया। उसने कहा, जवाब नहीं दोगे? मैंने कहा, अरे माफ करना, मुझे लगा आपने देख लिया होगा, लेकिन आपको तो दिखता नहीं। जी नहीं, मैं अपनी बीवी की बात किसी से नहीं करता, ट्रक ज्यादातर अकेले ही चलाता हूँ। कभी कभी कोई मिल जाता है, लेकिन वो पुरानी बातों पर ऐसे चर्चा करना पसंद नहीं करता, तो अकेले अकेले रहता हूँ। आपने अपनी बातें बताई तो थोड़ा सा इमोशनल हो गया, फिर अपनी बातें सुनाकर आंखों से आंसू निकल गए। फिर मैंने उससे पूछा और बात को भी बदलना चाहा,
कि वो कालीघाट वीरान मंदिर कहाँ पर है, कितने किलोमीटर रह गया होगा सफर।